गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 3 आगे का पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे कि इस पाठ में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कुछ, और जितना पढ़े थे उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न भी दिए थे। तो उन प्रश्नों के उत्तर कुछ बच्चों ने दिए हैं और कुछ बच्चों ने नहीं दिए। तो जिन बच्चों को अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं यहाँ पर उन प्रश्नों के उत्तर को पहले बता देती हूँ, ताकि इस प्रश्न के उत्तर को बताने के साथ साथ में जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया था वो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित रही। यहाँ पर आप लोग पाठ में हेडिंग में देख रहे हो, अध्याय 3 लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके नीचे लिखा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। आपकी बुक में भी ऐसे ही हेडिंग में दिया हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया था, यह सभ्यता आज से कितने साल पहले और किस नदी के मैदान में विकसित हुई थी। यह अब इसका उत्तर होगा, यह सभ्यता जो है आज से 4500 साल पहले, 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे, जो सिंधु नदी का मैदान है वहां पर ये विकसित हुई थी। फिर तीसरा प्रश्न मैंने दिया था, सिंधु नदी के मैदान में कौन से दो बड़े शहर मिले। आप लोग पाठ में पढ़े थे, मैंने आप लोग को बार बार पढ़ाते वक्त उसमें थोड़ा सा जोर भी दिया था कि सिंधु नदी के मैदान में जो दो बड़े शहर मिले थे उसमें से पहला का नाम था हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, कैसे पता चला कि इस स्थान पर जमीन के नीचे दो बड़े शहर जो हैं दबे हुए हैं। तो जब उस स्थान पर कुछ अवशेष मिले, वो अवशेष मूर्तियों के भी हो सकते हैं और लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो कुछ अवशेषों के द्वारा, और साथ में हमने ये भी जाना था कि जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था और मजदूरों के द्वारा वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब क्या हुआ, एक टीला जो है उस लाइन के बीच में आता है। तो उस टीले को क्या किया, रेलवे लाइन बिछाने के लिए उस टीले को हटाने का कार्य मजदूरों के द्वारा किया जाता है। जब उस टीले को हटाया जाता है तो उस टीले के नीचे एक दीवार मिलती है और उसके बाद में लोगों की उत्सुकता बढ़ती है और उस दीवार के किनारे किनारे धीरे धीरे करके खुदाई की जाती है। तो एक पूरा दीवार निकल आता है और इसी प्रकार से लोगों की उत्सुकता बढ़ने के कारण से उस आसपास के क्षेत्र में खुदाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिससे पूरा एक बड़ा शहर जो है वहां पर मिलता है। इस प्रकार से हमें उस स्थान पर जमीन के नीचे जो शहर दबे हुए थे उसका पता चलता है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन था, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों की खुदाई आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। इसमें आप लोगों ने जो आंसर दिया था उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि एक तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित रही, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों की खुदाई आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। तो यहाँ पर विकसित जो रही है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही, मतलब ये सभ्यता जो है इतने साल तक रही। और इस स्थान की जो खुदाई हुई थी वो आज से 100 साल पहले हुई थी। ये आप लोग को अब क्लियर हो गया और रिवीजन भी हो गया जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अब इसके बाद में आगे का हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक दो शहर मिले थे, तो ये जो है इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। ये जो स्थान जो प्राप्त हुआ था, यानी कि जो खुदाई से जो जिस स्थान की हमें जानकारी हुई थी उस स्थान को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। इसका कारण था, सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी, वहां से ईंट मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे। बाद के स्थानों जैसे कि हड़प्पा में पहले खुदाई हुई और बाद के स्थान यानी कि मोहनजोदड़ो, यहाँ की खुदाई में भी वैसे ही वस्तुएं, मकान मिले जिनसे वहां के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है जब खुदाई हुआ तो उसके किस प्रकार का लोगों का रहन सहन था, उनका जनजीवन किस प्रकार था, उनका था खान पान कैसा था, वो किस प्रकार के, मतलब कि खुदाई के द्वारा अगर मान लिया जाए जैसे कि उनके
पहनावे में किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, आभूषण मिल गए होंगे। रहन सहन, जैसे कि अगर मान लो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो लोगों का रहन सहन पता चलता है कि लोग जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। और साथ में तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में आदि का ज्ञान होता है। तीज त्योहार कहने का मतलब किस प्रकार के त्योहार होते हैं। अब लोग जो है अगर मान लीजिए किसी देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है तो इससे पता चल जाता है कि वो किस देवी देवताओं के उपासक थे, तो उससे उनकी संस्कृति का भी पता चलता है। अब आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है और इसकी खोज किसने की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है आज वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। जैसे कि अभी हमारे भारत के नक्शे में आप लोग देखते होंगे कि पंजाब जो है हमारे भारत के नक्शे में उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलता है, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जो कि अभी वर्तमान में, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सन 1922 ईस्वी में श्री राखल दास बैनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पर देखो, हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में हुई थी। अब इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए, इस सभ्यता से संबंधित कोई जगह भारत में भी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जाना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है आज के समय में जब इसकी खुदाई हुई थी तो ये भारत की आज़ादी के पहले की बात थी जिस समय इसकी खुदाई हुई थी। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि क्या भारत में भी इस प्रकार के क्षेत्र पाए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, अभी तक भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी जगहों की खोज की जा चुकी है। इनमें प्रमुख है गुजरात में धोलावीरा एवं लोथल। गुजरात में ये 2 स्थान में मिले हैं, यानी कि गुजरात जो है भारत का ही एक क्षेत्र है और गुजरात के अंतर्गत आता है धोलावीरा और लोथल। राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीर पुर। ये जो स्थान है ये भारत में है और भारत में ये इस सभ्यता से संबंधित जगह पाए गए हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव, अब यहाँ पर भारत के अलावा, भारत में भी मतलब सिंधु सभ्यता का फैलाव था और वर्तमान पाकिस्तान में भी सिंधु सभ्यता का फैलाव था। इसके अलावा और कहाँ फैलाव था, अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही। ये सब आप जानते ही हो कि ये सभ्यता कब से कब तक विकसित रही। अब आगे देखते हैं कि हमें इस सभ्यता के बारे में विस्तार से कैसे और जान सकते हैं। इस सभ्यता के बारे में अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के लोगों की नगर योजना, भवन निर्माण के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि नगर योजना किस प्रकार था, वे भवन निर्माण किस प्रकार से करते थे। तो देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाया गया है। जैसे कि अभी कोई भी मकान बनता है तो मकान बनाने से पहले, यानी कि कोई कॉलोनी जब बनता है एक बहुत बड़े एरिया में देखे होंगे कि एक ही मकान नहीं रहता है, उस एक मकान के अलावा कई मकान होते हैं। तो जहाँ पर अगर सुनियोजित ढंग से अगर मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही नालियों की, सड़कों की व्यवस्था, कहाँ से सड़क निकालनी है, कहाँ से नालियाँ निकालनी है, इसका पहले से कार्य जो है कर लिया जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जैसे कि घरों में अगर बहने वाला, जब घर से जो नाली की तरफ बहने वाला जो पानी है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पर ऐसी ही सड़कों में पानी जो है बहते रहता है, नाली का पानी ऐसे ही बहते रहता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सुनियोजित ढंग से पहले से उसकी योजना बना करके उस एरिया का जो है कार्य नहीं किया गया था। और जहाँ पर पहले से अगर उसको सुनियोजित ढंग से बसाया जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार की परेशानियाँ नहीं आती। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पहले जान लेते हैं कि ये नगर जो है आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर जो था वो 2 हिस्सों में बसे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था जिसके चारों तरफ परकोटा का मतलब होता है ऊंची दीवार। एक हिस्सा जो था वो क्या था, नगर के ऊपरी हिस्से में था और उसके चारों तरफ परकोटा था। दूसरा हिस्सा थोड़े नीचे की तरफ था। निचले भाग में नगर की बसाहट अधिक थी, सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। अब सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां, तो मकान है तो क्या होगा, दोनों किनारों पर मकान रहेंगे तो वहां से पानी निकासी की भी तो व्यवस्था करनी होगी, तो इसलिए पहले से सड़क के दोनों किनारों पर नालियां भी बनी हुई थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे और एक मंजिला और दो मंजिला दोनों तरह के थे। जैसे कि आज के समय में हम हमारे घर के आसपास हम देखते हैं पक्के मकान होते हैं, एक मंजिला और दो मंजिला होते हैं। तो आज से ये सभ्यता 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई थी। तो सोचिए उस समय के लोग जो हैं कितने मतलब उनको कितना नॉलेज रहा होगा इस सब चीजों का। तब कहीं जाकर के मकान जो है पक्का भी रहता था और साथ में एक मंजिला दो मंजिला भी रहता था। मकान में आंगन, शौचालय और स्नानाघर भी बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियां भी बनी थी और जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। यानी कि सड़क के किनारे जो है बड़ी नालियां होती थी और मकान की जो अपने अपने मकान से जो छोटी नालियां जो है सड़क के किनारे में बड़ी नालियों से जा करके मिलती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। तो इससे ये पता चलता है कि इनके भवन निर्माण के बारे में और नगर योजना के बारे में हमसे पता चलता है कि सभ्यता कितनी विकसित थी। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त करती हूँ और इससे आगे के क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे और इस जितना भी मैंने आपको आज बताया है इससे संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी, उसको आप लोग लिख करके मुझे भेजेंगे।